नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारी आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है? मतलब कमाल है ना? पर ये जो कनेक्शंस हैं, ये रातों रात तो नहीं बने। इनको ना सदियों से एक एक धागे की तरह बुना गया है। तो चलिए आज इन्हीं अनदेखे धागों की कहानी को समझते हैं कि आखिर कैसे हमारी ये दुनिया इतनी कनेक्टेड बन गई। अच्छा, एक बहुत ही सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हम सबके खाने की प्लेट में जो आलू होता है, वो आया कहां से होगा? क्या लगता है? इंडिया से? जी नहीं। इसका जवाब आप समझिए ग्लोबलाइजेशन की एक बहुत बड़ी कहानी का एक छोटा सा पर बहुत मजेदार हिस्सा है। असल में बात सिर्फ आलू की नहीं है। हमारे आसपास की हर चीज, आप जो भी सोच सकते हैं, उसके पीछे ट्रैवल और एक्सचेंज की यानी कि यात्रा और लेन देन की एक कहानी छिपी है। चाहे हमारा खाना हो, हमारे कपड़े हों या फिर हमारे आइडियाज, ये सब चीजें ना बहुत लंबी लंबी यात्राएं करके हम तक पहुंची हैं। तो सवाल ये है कि इन धागों की बुनाई शुरू कहाँ से हुई? चलिए सबसे पहले दौर की बात करते हैं। वो ज़माना जब रेशम, मसालों और नए नए विचारों ने दुनिया को पहली बार एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया था। और इसका सबसे बड़ा, सबसे फेमस एग्जाम्पल क्या है? सिल्क रूट। अब देखिए, जब हम रूट या रोड सुनते हैं तो लगता है कोई एक सड़क होगी, पर ऐसा नहीं था। ये जमीन और समंदर के रास्तों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क, एक जाल था जो एशिया को सीधा यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ता था। और पता है सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी? इस रास्ते पर सिर्फ सामान का लेन देन नहीं हो रहा था। हाँ, ये तो था कि एशिया से रेशम यूरोप जा रहा है और बदले में यूरोप से सोना चांदी एशिया आ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ भारत से बौद्ध धर्म इसी रास्ते से होता हुआ चीन और सेंट्रल एशिया तक पहुंचा। बाद में क्रिश्चियन और मुस्लिम धर्म प्रचारकों ने भी इसी रास्ते का इस्तेमाल किया। तो ये सिर्फ एक ट्रेड रूट नहीं था, ये कल्चर का भी हाईवे बन गया था। इसके बाद एक ऐसा दौर आया जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। जब समुद्र के नए नए रास्ते खोजे गए तो कॉन्क्वेस्ट यानी विजय और एक्सचेंज यानी लेन देन का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो गया। तो हुआ ये कि जब यूरोपियन सेलर्स अमेरिका पहुंचे तो वहां उन्हें ऐसी फसलें मिली जिनके बारे में बाकी दुनिया जानती तक नहीं थी। आलू, मक्का, टमाटर, मिर्च। सोचिए जरा, आज ये सब हमारी रसोई का कितना जरूरी हिस्सा है ना? लेकिन ये सब के सब हजारों मील दूर अमेरिका से आए हैं। और इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट था आलू। हाँ, वही आलू। आलू जैसी सस्ती और आसानी से उगने वाली फसल ने यूरोप के गरीबों की तो जैसी जिंदगी बदल दी। लोगों को बेहतर न्यूट्रिशन मिलने लगा और पता है, उनकी एवरेज एज भी बढ़ने लगी। सोचिए, एक छोटी सी सब्जी का इतना बड़ा इंपैक्ट। लेकिन कहानी का एक दूसरा बहुत ही भयानक पहलू भी था। किसी एक ही फसल पर इतना ज्यादा डिपेंड हो जाना खतरनाक भी हो सकता है। 1840s में आयरलैंड में एक बीमारी ने आलू की पूरी फसल तबाह कर दी और नतीजा, करीब करीब 10 लाख लोग भुखमरी से मर गए। इस एक्सचेंज का एक और भी ज्यादा भयानक साइड इफेक्ट था, बीमारियां। देखिए, यूरोप के लोग अपने साथ अनजाने में स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के जर्म्स अमेरिका ले गए। अब वहां के लोगों के शरीर में इससे लड़ने की इम्यूनिटी तो थी नहीं, और इस एक बीमारी ने पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस को खत्म कर दिया। ये किसी भी बंदूक या तलवार से ज्यादा घातक हथियार साबित हुआ। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब ग्लोबल इकोनॉमी 3 बड़े फ्लोज यानी 3 बड़े प्रवाहों के जरिए एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ गई। इकोनॉमिस्ट ने इन 3 फ्लोज को आइडेंटिफाई किया है। पहला था फ्लो ऑफ गुड्स यानी सामान का आना जाना, जैसे कि कपास और गेहूं का ट्रेड। दूसरा था फ्लो ऑफ लेबर यानी लोगों का आना जाना, करोड़ों लोग काम की तलाश में एक देश से दूसरे देश गए। और तीसरा था फ्लो ऑफ कैपिटल, मतलब पैसे का आना जाना। अमीर देशों ने दूसरे देशों में रेलवे जैसी बड़ी बड़ी चीजों में इन्वेस्ट किया। अच्छा, इन फ्लोज को समझने के लिए कॉर्न लॉस का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट है। ये ब्रिटेन में एक कानून था। हुआ ये कि वहां के जो बड़े बड़े जमींदार थे, उनके प्रेशर में सरकार ने ये लॉ बनाया। मकसद क्या था कि बाहर से आने वाला सस्ता अनाज देश में ना आ पाए, ताकि उनका अपना अनाज महंगे दामों पर बिकता रहे। लेकिन फिर शहर के लोगों और इंडस्ट्रियलिस्ट ने इसका जोरदार विरोध किया, तो सरकार को यह कानून हटाना पड़ा। और फिर क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन में बाहर से सस्ता अनाज बाढ़ की तरह आने लगा। अब वहां के लोकल किसान इसका मुकाबला तो कर नहीं पाए और उन्हें मजबूरन अपनी जमीनें छोड़कर शहरों में मजदूरी करने जाना पड़ा। ऐसा ही एक और इस ग्लोबल कनेक्शन का एक काला सच अफ्रीका में भी देखने को मिला। 1890s में
रिंडरपेस्ट नाम की एक बीमारी ने अफ्रीका के 90% मवेशियों को मार डाला। अब सोचिए, जब लोगों की पूरी रोजी रोटी ही खत्म हो गई तो उनके पास क्या चारा बचा? उन्हें मजबूरन होकर यूरोपियन कॉलोनाइजर्स की खदानों में काम करने जाना पड़ा। और फिर एक और कहानी है गिरमिटिया मजदूरों की। ये भारत से ले जाए गए इंडेंचर्ड लेबरर्स थे। मतलब इन्हें झूठे वादे करके 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर बागानों और खदानों में काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया गया। हालत इतनी खराब थी कि इसे एक नई तरह की गुलामी या अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कहा जाता था। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद कमाल की बात यह है कि इन मजदूरों ने अपनी कल्चर को जिंदा रखा, और सिर्फ जिंदा नहीं रखा बल्कि उसे नए तरीकों से दुनिया के सामने पेश भी किया। जैसे त्रिनिदाद में मुहर्रम का जुलूस होसे फेस्टिवल बन गया, कैरिबियन में इंडियन और लोकल म्यूजिक के मिलने से चटनी म्यूजिक पैदा हुआ, और तो और जमैका के रास्तफारियानवाद पर भी इंडियन कल्चर का गहरा असर दिखाई देता है। अब आती है 20वीं सदी, और ये सदी अपने साथ लाई तबाही। इसने इन ग्लोबल कनेक्शंस को बहुत ही हिंसक तरीके से तोड़कर रख दिया। 2 वर्ल्ड वॉर्स और एक भयानक आर्थिक मंदी ने दुनिया को पूरी तरह से झकझोर दिया, जिसके बाद इसे फिर से बनाने की कोशिशें शुरू हुईं। देखिए, इस सदी की शुरुआत होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से। इसे पहला मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पहली बार मशीन गन और टैंक जैसे हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। फिर 1929 में आया ग्रेट डिप्रेशन, जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को घुटनों पर ला दिया। और इसके बाद हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसमें करीब 6 करोड़ लोगों की जान गई। इतनी भयानक तबाही के बाद ही दुनिया के नेताओं ने 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस किया। यहीं पर IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं की नींव रखी गई, ताकि भविष्य में दुनिया को ऐसी इकोनॉमिक तबाही से बचाया जा सके। इन युद्धों का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला? पावर शिफ्ट। दुनिया में पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया। ब्रिटेन, जो कल तक दुनिया का सबसे बड़ा क्रेडिटर यानी कर्ज देने वाला देश था, अब वो खुद अमेरिका के भारी कर्ज में डूबा हुआ था। और यहीं से हम उस दौर में पहुंचते हैं जहां ग्लोबल बैलेंस एक बार फिर से बदल रहा है, यानी हमारे आज के दौर में। देखिए, 1970s के बाद से वेस्टर्न देशों में लेबर यानी मजदूरी काफ़ी महंगी होने लगी। तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज ने क्या किया? उन्होंने सस्ता लेबर खोजने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपने कारखाने चीन जैसे एशियाई देशों में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। और इसका नतीजा हम आज देख रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी 20वीं सदी में वेस्ट में था, अब वो बहुत तेजी से ईस्ट की तरफ खिसक रहा है। चीन, भारत और ब्राजील जैसी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, वो अब ग्लोबल ट्रेड में एक बहुत बड़ी, एक डिसाइसिव भूमिका निभा रही हैं। तो ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि दुनिया को जोड़ने वाले ये धागे, ये कनेक्शंस कभी भी स्टैटिक नहीं रहते। ये हमेशा बदलते रहते हैं। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आने वाले 50 सालों में ग्लोबल इकोनॉमी का ये सेंटर कहाँ होगा? ये सोचने वाली बात है ना।